नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं BSc फर्स्ट ईयर के लिए हमारा जो यूनिट चल रहा था सॉलिड स्टेट, उसी के अगले पार्ट को। इससे पहले हमने क्रिस्टल विज्ञान के कुछ नियमों के बारे में बात की थी। उससे पहले हमने क्रिस्टल के बारे में बात की थी, अंतराफलक के कोणों का, स्थिरता का नियम, परिमेय घातांक, ये सब नियम हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने वाइस और मिलर सूचकांक क्या होते हैं, वाइस और मिलर इंडिसेस क्या होते हैं, इन सभी के बारे में बात की है। किस तरीके से इनको ज्ञात किया जाता है, किस तरीके से एक से दूसरे में इनको कन्वर्ट किया जाता है, इन सभी बिंदुओं के बारे में, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्रिस्टल विज्ञान के तीसरे नियम के बारे में, जिसे हम कहते हैं सममितता का नियम। और उसके बाद हम बात करेंगे कि किस प्रकार से तलों के मध्य की दूरी को ज्ञात किया जाता है, या क्रिस्टल विज्ञान की ब्रैग समीकरण क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं थर्ड लॉ, तीसरे नियम के बारे में। हम बात कर रहे हैं थर्ड लॉ या तीसरे नियम के बारे में, जो है सममितता का नियम, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, सममितता का नियम या सममिति के तत्व। बहुत महत्वपूर्ण प्रकार का नियम है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि किसी भी क्रिस्टल में, किसी भी ठोस में कुछ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं, और उन्हीं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के आधार पर ही ठोसों को सममित, असममित या अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जाता है। तो वो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री या सममिति के तत्व क्या है, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, इस सममितता का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार किसी एक पदार्थ के समस्त क्रिस्टलों में समान सममिति के तत्व पाए जाते हैं। ये ध्यान दीजिए, उसने कहा कि हमारे पास मान लीजिए कोई क्रिस्टल किसका है, NaCl का। NaCl का चाहे हमारे पास एक क्रिस्टल हो और चाहे NaCl के हमारे पास 10 क्रिस्टल हों, इन सभी क्रिस्टलों में जो सममिति का तत्व होता है, सममिति का जो तत्व होता है वो एक जैसा होता है। इन सभी क्रिस्टलों में सममिति का तत्व क्या होगा, एक जैसे पाए जाएंगे सारे के सारे। तो इसका मतलब ये है कि एक ही प्रकार के क्रिस्टलों में सममिति के सभी तत्व एक जैसे होते हैं और अन्य प्रकार के क्रिस्टलों से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर इन्होंने एक के बारे में बात की है, किसी एक पदार्थ के समस्त क्रिस्टलों में समान सममिति के तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों की एक निश्चित आकार और आकृति होती है, इसके बारे में हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, तथा इनके कणों की व्यवस्था में एक विशेष प्रकार की रेगुलरिटी पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की नियमितता पाई जाती है। किसी पदार्थ की निश्चित आकृति, आकार एवं उसके कणों की नियमितता को, अब सममिति क्या होती है कि कोई पदार्थ है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक तो उसकी आकृति निश्चित होनी चाहिए, एक उसका आकार निश्चित होना चाहिए, कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, ये आकार होता है। और उसकी आकृति वो घनिया है, गोलिया है, बेलन है, किस प्रकार का है, वो उसकी आकृति होती है। ठीक है, उसका आकृति निश्चित होना चाहिए, उसका आकार निश्चित होना चाहिए, और उसके अलावा एक और चीज होनी चाहिए, कणों की नियमितता, कणों की नियमितता। ये तीन चीजें आपको यहाँ पर निश्चित रूप से पाई जानी चाहिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, सममिति कहते हैं। और क्रिस्टल में, पदार्थों में कितने प्रकार की सममिति पाई जाएगी, उसे सममिति के तत्व कहते हैं। तो सबसे पहले सममिति क्या है, किसी भी क्रिस्टल की एक निश्चित आकृति होनी चाहिए, किसी भी क्रिस्टल का एक निश्चित आकार होना चाहिए, और किसी भी क्रिस्टल में कणों की जो नियमितता है वो भी, कणों की नियमितता भी निश्चित होनी चाहिए। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही सममिति, सिमेट्री कहते हैं, इसे ही सममिति या सिमेट्री कहते हैं। क्रिस्टलीय पदार्थों में कितने प्रकार की सममितता पाई जा सकती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, सममिति के तत्व कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में, सममिति तल के बारे में। किसी वस्तु का सममिति तल एक ऐसा काल्पनिक तल होता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये तल होगा ये काल्पनिक होगा, ये एज्यूमेबल होगा, एज्यूम किया जाएगा। वास्तविकता में ऐसा तल किसी के अंदर पाया नहीं जाता, क्योंकि हम किसी चीज को काट कर नहीं देखते।
किसी वस्तु का सममिति तल एक ऐसा काल्पनिक तल होता है जिससे वह वस्तु इस प्रकार के दो बराबर बराबर भागों में बट जाए जो कि एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए अथवा बी में दो प्रकार के सममिति तल होंगे। तो वापस देखिए, सममिति तल क्या है? किसी वस्तु का सममिति तल एक ऐसा काल्पनिक तल है जिसको वह वस्तु दो बराबर भागों में बट जाए और एक दूसरे की दर्पण प्रतिबिंब हो। उदाहरण के लिए अंग्रेजी वर्णमाला में ए और बी के दो सममिति तल होंगे। देखिए इसको किस प्रकार से होता है सममिति तल। मान लीजिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक अक्षर ए है और एक हम अल्फाबेट ले लेते हैं जो कौन सा है, बी है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको बीच में से काटूं, कहीं से भी काट दूं, मान लो मैं इसको ऐसे काट देता हूं, ऐसे करके काट देता हूं, तो ये वाला जो एरिया है, इधर वाला जो है और इधर वाला जो है, ये अलग अलग हो जाएगा। ये वाला कैसे बनेगा? ये वाला तो बन जाएगा ऐसे, देखो ऐसे करके बन जाएगा ये वाला तो, और इधर वाला जो बनेगा वो कैसे बन जाएगा? ऐसे। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। अर्थात इसको अगर हम मिरर में देखेंगे तो इसके जैसा दिखाई देगा और इसको हम मिरर में देखेंगे तो इसके जैसा दिखाई देगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सममिति तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब बी के अंदर भी सेम टू सेम होगा। देखिए किस तरीके से, बी को हम ऐसे नहीं काटेंगे, बी को हम इस तरीके से काटेंगे। एक को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, एक को बोलते हैं वर्टिकल। तो इस तरीके से यहाँ पर भी बी दो भागों में बट जाएगा और ये दोनों भाग कैसे होंगे? एक ऊपर वाला भाग होगा जो ऐसा होगा और उसके नीचे वाला भाग होगा वो ऐसा होगा, और इसके बीच में इस तरीके से अगर अपने दर्पण लगा दें तो ये और ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो जाएंगे। अर्थात सममिति तल क्या है? सममिति तल वह काल्पनिक तल है, वह एज्यूमेबल एक प्लेन है, एक काल्पनिक तल है जिस पर किसी वस्तु को काटने से वह दो बराबर भागों में बट जाती है तथा यह दोनों भाग उसके दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो बराबर भागों में बट गया ए, दो बराबर भागों में बट गया बी, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? दर्पण प्रतिबिंब है। इनमें से एक को क्षैतिज बोलते हैं, एक को ऊर्ध्वाधर प्रकार का, ये ऊर्ध्वाधर प्रकार का है, वो क्षैतिज प्रकार का सममिति तल होता है। इसी का एग्जांपल आगे दे रखा है, देखिए किस तरीके से दे रखा है उसको हम समझते हैं। इसी का एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है। देखिए ए को ऐसे काटा जैसे भी आपको बताया गया था, और बी को किस तरीके से काटा गया है? बी को इस तरीके से काटा गया। ए और बी के यहाँ पर सममिति तल हमारे पास में उपलब्ध है। ए का जो ऊर्ध्वाधर तल होता है इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, और बी को इस तरीके से काटा जाता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। दोनों अक्षर एक दूसरे के बराबर भागों में बट जाएंगे और एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हम इसको देखो ऐसे भी काट सकते हैं और ऐसे भी काट सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई बॉक्स हो, हमारे पास अगर कोई इस प्रकार से एक कोई बॉक्स है तो हम उसको ऐसे भी काट सकते हैं और हम उसको ऐसे भी काट सकते हैं। तो इसमें कितने प्रकार से? तीन प्रकार से, इसको दो प्रकार से, इसको दो प्रकार से, इसको दो प्रकार से। तो घनीय संरचना में कुल 9 प्रकार के सममिति तल होते हैं। ठोस क्रिस्टलों में भी तल पाए जाते हैं जिनसे क्रिस्टल दो बराबर भागों में बट जाएगा, परस्पर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। उदाहरण के लिए घनीय संरचना में 9 होते हैं। जैसे घन है, इसको आप ऐसे भी काट सकते हो और इसको आप ऐसे भी काट सकते हो। ठीक है, तो एक यहाँ पर हो गया ऊपर से नीचे इस प्रकार से, 3 तरीके से। तो यहाँ से इसको काट सकते हो, देखो कैसे, यहाँ पर ये घन है, एक तो ऐसे काट दिया, एक इसको ऐसे काट दिया। ठीक है, ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं। तो एक तो यहाँ से काट दिया और एक यहाँ से, और एक ऐसे काटा, एक ऐसे काटा, और इसके अलावा यहाँ पर हमने क्या किया, एक ऐसे काट दिया और एक ऐसे, इस तरीके से इसको काट देंगे। ठीक है, उसके अलावा हम किस तरीके से काटेंगे? एक ऐसे काट सकते हैं और एक ऐसे काट सकते हैं, 2 हो गए। उसके अलावा एक यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक काट सकते हैं और एक सामने से यहाँ तक काट सकते हैं। मतलब अगर एक रूम हो तो उसको ऐसे पहले तो ऐसे काटा जाएगा, उसको ऐसे भी काटा जा सकता है। ठीक है, ऐसे भी काटा जा सकता है, ऐसे भी काटा जा सकता है। तो 2 प्रकार से हो गया। अब उसके अलावा कितने हो गए? 2 प्रकार से ऐसे काटा जाएगा और 2 ही प्रकार से ऐसे काटा जाएगा। तो कुल 9 प्रकार के जो होंगे वो इसके अंदर तल बन जाएंगे। ऐसे 9 सममिति तल होते हैं। इनमें से 3 समकोणीय तल होते हैं जो 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं।
यहाँ पर पाए जाएंगे। जो आमने सामने के दोनों फलकों पर, मतलब इन दोनों को काट दिया, इन दोनों को काट दिया, ऊपर नीचे को काट दिया, तो इसको आपस में मिला देंगे। और 6 विकिरण प्रकार के सममिति तल होते हैं जो टेढ़े होते हैं, एक किनारे को दूसरे किनारे से मिलाने पर प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से 9 प्रकार से इसको हम काट सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो गया, इधर वाला काट दिया, उधर वाला काट दिया, यहाँ पर काट दिया, 3 प्रकार से। तो यहाँ पर काट देंगे, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 2, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 2, और एक इधर से और एक इधर से 2। तो टोटल मिला के 9 प्रकार से हम इसको काट सकते हैं। तो इस प्रकार घनीय संरचना में आपको ध्यान रखना है कितने सममिति तल पाए जाते हैं, कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री पाए जाते हैं, 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री पाए जाते हैं। ए में पाए जाने वाले सममिति तल को, जो कि उसको ऊपर से नीचे की तरफ काटता है, इसको ऊर्ध्वाधर प्रकार का, वर्टिकल प्रकार का प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और बी में पाए जाने वाले सममिति तल को, जो उसको दाएं से बाएं काटता है, इसको हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज प्रकार का सममिति तल कहते हैं। तो अभी हमने सममिति तल के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे सममिति अक्ष के बारे में कि सममिति अक्ष क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं सममिति अक्ष के बारे में। तो देखिए क्या होता है, ये भी एक काल्पनिक प्रकार का अक्ष होता है। यहाँ पर जब भी हम सिमेट्री के बारे में बात करेंगे तो इनमें से ज्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं वो काल्पनिक प्रकार के होते हैं। सममिति अक्ष देखिए, सममिति अक्ष वह काल्पनिक अक्ष अथवा रेखा है जिस पर किसी वस्तु का घूर्णन करवाया जाए, अर्थात जिस पर किसी वस्तु को घुमाया जाए तो एक पूर्ण घूर्णन में वस्तु एक से अधिक बार अपनी वास्तविक संरचना को प्राप्त कर ले। अर्थात अगर हम किसी, इसको मान लो हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो एक से ये जितनी बार भी हम उसको घुमाएंगे इसकी वास्तविक संरचना उतनी बार ही हमें प्राप्त होगी। तो सममिति अक्ष वह काल्पनिक अक्ष है, वह एक्सिस है या एक कोई रेखा है जिस पर हम वस्तु, जैसे यहाँ पर एस है, इसको अगर हम घुमाएंगे तो एक तो एस ये है, घुमाएंगे तब भी ऊपर चला जाएगा, तब भी किसके जैसा दिखेगा, एस के जैसा दिखेगा। तो इसका मतलब एक ऐसे घुमाएंगे तो 2 द्विगुणित सममित अक्ष है। इसके अंदर 2 प्रकार के इसके अंदर सममित अक्ष होते हैं, 2 फोल्ड सिमेट्री के। देखो पूर्ण घूर्णन में, अर्थात एक बार 360 डिग्री के कोण घूमने पर प्रत्येक वस्तु अपनी वास्तविक संरचना को प्राप्त कर लेता है। कोई वस्तु एक अक्ष पर एक पूर्ण घूर्णन करने में जितनी बार अपनी संरचना को दोहराती है, मतलब जब हमने इस वस्तु को पूरा रोटेशन किया तो कितनी बार वो अपनी पहले जैसी संरचना के अंदर ही आई, उसे हम क्या कहते हैं, सममिति की कोटि या ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी वर्णमाला का एस अक्ष ए पर, मतलब ए पर, यहाँ पर इसको घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, एक्स अक्ष एक पर घुमाएंगे तो पूर्ण घूर्णन में, पूर्ण घूर्णन का मतलब है इस डॉट का वापस इसी डॉट पर आना, इस डॉट का वापस इसी डॉट पर आना। तो जब ये यहां जाएगा एक बार और फिर वापस यहां आएगा, तो जब ये यहां जाएगा तब भी इसी के जैसा दिखेगा। तो इसका मतलब ये 2 बार अपनी संरचना को दर्शाता है। अतः एस में सममिति अक्ष की कोटि कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इसके अंदर कितनी होती है, 2। और इसको निकालने का सिंपल सा तरीका होता है कि कितनी बार वो अपनी संरचना को दर्शाता है, उसका एंगल हम निकाल सकते हैं। 360/2 बराबर 180 डिग्री पर घुमाने से इसकी संरचना की पुनरावृत्ति हो जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री या द्विगुणित सममिति अक्ष। किसी क्रिस्टल को एक काल्पनिक अक्ष में रखकर 360 डिग्री अपॉन n कोण पर घुमाने से उसकी संरचना की पुनरावृत्ति होती है, तो हम कह सकते हैं कि उस क्रिस्टल की n गुणित सममित अक्ष, n फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। एक घनीय संरचना वाले क्रिस्टल में निम्न प्रकार के जो सममिति अक्ष है वो पाए जाते हैं। घनीय संरचना में कौन कौन से पाए जाते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहला इसके अंदर पाया जाता है द्विगुणित, मतलब 2 बार घुमाने से वो अपनी संरचना की पुनरावृत्ति करेगा। इस अक्ष पर यदि वस्तु को घुमाया जाए तो वह 360/2 बराबर 180 डिग्री पर कोण से घुमाने से अपनी वास्तविक संरचना को ग्रहण कर लेता है। एक घन के अंदर यदि आमने सामने वाले दोनों किनारों के मध्य बिंदु को मिलाकर एक अक्ष बनाए, किस प्रकार से, देखिए आगे इसमें बनाया गया है। देखिए इस तरीके से अगर हम इसका अक्ष बनाए, जैसे ये घन है, इसके इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाकर इसको घुमा दिया तो 3 बार अपनी संरचना को प्राप्त करेगा। 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। अगर हम इसको ऐसे घुमाएं, मान लीजिए हम इसको ऐसे घुमाएं इस तरीके से, तो पहले तो यहाँ पर आएगा तब भी वैसा ही दिखेगा, और वापस यहाँ पर जाएगा तब भी वैसा ही दिखेगा, और एक बार जब ये अपनी संरचना वापस लौट जाएगा तब भी वैसा ही दिखेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं त्रिगुणित। यहाँ पर द्विगुणित है, जब ये इस तरफ आएगा, मतलब ये वाला डॉट इस तरफ आएगा, ये वाला डॉट, जब ये वाला डॉट यहाँ पर आएगा तो दिखेगा तो इसके जैसा ही, ठीक है, और जब वापस घूम के आएगा तब भी इसी के जैसा दिखेगा। तो इसका मतलब इसको घुमाएंगे तो 2 बार घूमेगा, इसको घुमाएंगे तो 3 बार घूमेगा। यह एक द्विगुणित सममिति अक्ष होगा।
घनीय संरचना में कुल मिलाकर 12 किनारे होते हैं। अब उसके उसके आते इसके द्विगुणित प्रकार के अक्ष जो होते हैं वो संभव हो सकते हैं। नेक्स्ट हम त्रिगुणित के बारे में बात करते हैं। चतुर्गुणित और इसमें 12 प्रकार के अक्ष होते हैं, तो कुल मिलाकर 6 द्विगुणित अक्ष इसके अंदर होते हैं। त्रिगुणित का मतलब है यह वह अक्ष है जिस पर यदि क्रिस्टल पूर्ण घूर्णन करे तो 3 बार, मतलब अगर 2 बार करता है तो उसको द्विगुणित कहेंगे, टू फोल्ड। अगर 3 बार करता है तो उसको त्रिगुणित कहेंगे, अगर 4 बार करता है तो उसको चतुर्गुणित कहेंगे। तो अलग अलग प्रकार के हैं। अगर किसी घन में से टेढ़ी रेखा को गुजारा जाए तो 3 बार घूमेगा। अगर किसी घन में से, अब देखो ये 4 बार घूमेगा, एक ये हो गया जैसे घुमाया, दूसरा ये भी BC के जैसा है 2 बार हो गया घुमाया, तीसरा BC के जैसा और चौथा BC के जैसा है। तो मतलब ये 4 बार, 4 इसमें चतुर्गुणित प्रकार के 4 फोल्ड प्रकार की इसके अंदर जो सिमेट्री है वो पाई जाएगी। तो 3 बार समान संरचना बनाता है, अर्थात क्रिस्टल 360/3 बराबर 120 डिग्री के कोण पर घुमाने से अपनी संरचना की पुनरावृत्ति करता है। एक घन के आमने सामने वाले कोनों को परस्पर मिलाकर यदि एक रेखा बनाई जाए तो इस अक्ष पर क्रिस्टल को 120 डिग्री पर घुमाने से अपनी वास्तविक संरचना को मिला लेता है। और घन में 8 कोने होते हैं, जिसका मतलब इसमें 4 त्रिगुणित अक्ष होने की संभावना है। 4 त्रिगुणित अक्ष होते हैं, उसके अलावा कुल मिलाकर 12 किनारे होते हैं और 6 द्विगुणित अक्ष होते हैं। ये ध्यान रखना है। घन के अंदर कितने अक्ष होते हैं? 6 तो होते हैं द्विगुणित, ठीक है। उसके बाद में हमको बात करनी है 4 क्या होते हैं? त्रिगुणित प्रकार के अक्ष। और उसके बाद में नेक्स्ट देखिए हम क्या देखते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट है चतुर्गुणित। यह क्रिस्टल की वह अक्ष है जिस पर एक पूर्ण घूर्णन के बाद 4 बार अपनी संरचना को प्राप्त करता है। 360/4 मतलब 90 डिग्री के एंगल पर घुमाएंगे तो अपनी 4 बार संरचना को। 3 चतुर्गुणित होते हैं। अब इसके अलावा 3 क्या होते हैं? 3 होते हैं चतुर्गुणित। 3 इसके अंदर चतुर्गुणित होते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई क्रिस्टल अष्टफल किया, जैसे ये हेक्सागोनल है, तो उसमें 6 छठकोणित या हम ये कहते हैं 6 फोल्ड सिमेट्री होती है। इस स्थिति में क्रिस्टल उस अक्ष पर एक पूर्ण घूर्णन करने से 6 बार, मतलब इसको घुमाएंगे, ये भी इसके जैसा दिखेगा तो यहाँ आ गया, फिर ये भी इसके जैसा दिखेगा तो यहाँ आ गया, फिर ये भी इसके जैसा दिखेगा तो यहाँ आ गया, ये भी इसके जैसा दिखेगा। तो इसका मतलब 6 बार पुनरावृत्ति करता है, तो उसमें 60 डिग्री के कोण पर घुमाने से होता है। तो 60 डिग्री के कोण पर घुमाने से षटकोणित जो सिमेट्री प्रदर्शित होती है, 90 डिग्री कोण पर घुमाने से चतुर्गुणित, और 120 डिग्री के कोण पर घुमाने से त्रिगुणित प्रकार की सिमेट्री जो है वो प्रदर्शित होती है घन के अंदर, ठीक है। तो ये इस प्रकार से सममिति अक्ष थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, सममिति केंद्र क्या होता है। देखो, किसी भी पदार्थ का, मान लीजिए कमरे का एक सेंटर पॉइंट है, कमरे का एक सेंटर पॉइंट है जिसके सारे के सारे कोनों की, सारे के सारे जो किनारे हैं उसकी दूरी उस सेंटर पॉइंट से लगभग बराबर है, प्रत्येक कोने की दूरी जो है उससे लगभग बराबर है, उसे हम क्या कहते हैं? उसका सममिति केंद्र कहते हैं। तो सममिति केंद्र क्या है? किसी भी वस्तु के लिए वह काल्पनिक बिंदु, सबसे पहली बात तो सममिति केंद्र भी क्या होता है? सममिति केंद्र भी एक प्रकार का काल्पनिक बिंदु होता है। किसी भी वस्तु के लिए सममिति केंद्र वह काल्पनिक बिंदु है जिसके दोनों ओर खींची गई रेखाएं समान दूरी पर वस्तु के समान बिंदुओं को स्पर्श करती हैं। मान लीजिए ये क्या है? एक बिंदु है। अब देखो यहां से ये रेखा खींच दी, ये भी उतनी दूर है जितनी दूर ये है, यहां से ये रेखा खींच दी, ये भी उतनी दूर है जितनी दूर ये है, यहां से एक रेखा खींच दी, ये भी उतनी दूर है जितनी दूर ये है, और यहां से एक रेखा खींच दी, ये भी उतनी दूर है जितनी दूर ये है। तो इसका मतलब ये एक सममिति केंद्र होता है। दोबारा देखिए, किसी वस्तु के लिए सममिति केंद्र वह काल्पनिक बिंदु होता है, ये भी एक प्रकार का क्या है? काल्पनिक बिंदु है, जिसके दोनों ओर, यहां पर दोनों ओर, यहां पर दोनों ओर, यहां पर दोनों ओर और यहां पर दोनों ओर, जिसके दोनों ओर खींची गई रेखा समान दूरी पर वस्तु के समान बिंदुओं को स्पर्श करती है। मान लीजिए कोने पर इसके एन ए है, तो यहाँ पर भी एन ए होगा और यहाँ पर भी क्या होगा? एन ए होगा। तो एन ए को स्पर्श कर रहा है। यहाँ पर मान लीजिए सी एल है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? सी एल को स्पर्श कर रहा है। यहाँ पर अगर ए है तो यहाँ पर भी ए होगा, तो ए को स्पर्श कर रहा है। यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी बी होगा, तो बी को स्पर्श कर रहा है। तो बीच में एक हमने काल्पनिक प्रकार का, एक हाइपोथेटिकल प्रकार का एक बिंदु सेट किया है, किसी भी कमरे के बीच का पॉइंट, जिससे कि चारों तरफ देखें तो समान चीजों को स्पर्श करे, वो सममिति केंद्र हो सकता है। यहाँ पर हमने घन के अंदर बात की है हाइपोथेटिकल पॉइंट सेट करके कि इस हाइपोथेटिकल पॉइंट के आमने सामने वो एक जैसे बिंदुओं को स्पर्श करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सममिति केंद्र कहते हैं। उदाहरण के लिए, एक घन के बीचों बीच जो बिंदु होगा वह सममिति अक्ष होगा।
मतलब घन के बीचों बीच जो होगा वो सममिति अक्ष होगा। यहाँ पर ये सममिति अक्ष, यहाँ पर क्या है, सममिति केंद्र है। सममिति अक्ष नहीं होगा, सममिति केंद्र होगा। घन के बीचों बीच जो बिंदु होगा उसको हम क्या कहेंगे, सममिति केंद्र कहेंगे। बिंदु सी इस घन का सममिति केंद्र है। देखिए वहां पर दिखा रखा है, जिसके दोनों ओर सरल रेखाएं खींचने पर वे समान दूरी पर क्रिस्टल की सतह को स्पर्श करती हैं। किसी क्रिस्टल में सममिति केंद्र एक ही होता है। अब ये ध्यान रखना है कि किसी भी क्रिस्टल में सममिति केंद्र क्या होता है, एक ही होता है, क्योंकि ऐसा तो पूरे क्रिस्टल में एक ही तंत्र होता है। तो हम ये सिंपल बात कर रहे हैं कि किसी भी क्रिस्टल में जब हम सममिति केंद्र के बारे में बात करते हैं तो सममिति केंद्र एक से ज्यादा नहीं हो सकते। सममिति तल एक से ज्यादा हो सकते हैं, सममिति अक्ष एक से ज्यादा हो सकते हैं, सममिति केंद्र एक होगा। तो टोटल मिलाकर सबको मिलाएंगे तो जो सममिति के बिंदु होंगे वो कितने हो जाएंगे, इसकी मान हमारे पास में आ जाएंगे। तो देखिए हमने बात की थी घन की। घन में कुल मिलाकर 23 प्रकार के सममिति तत्व होते हैं। घन में कुल मिलाकर 23 प्रकार के सममिति तत्व होते हैं, जिसमें सममिति तल होते हैं 9, 3 और 6 कितने होते हैं, 9। सममिति अक्ष होते हैं 13, 6, 3, 9 और 4, 13 कितने होते हैं, 13। ठीक है। सममिति केंद्र कितना होता है, 1। तो 9, 13 और 1 टोटल कितने हो गए, 23। तो 23 इसके अंदर सममिति अक्ष होंगे, सममिति तत्व होंगे टोटल 23। तो अभी तक हमने जो बात की है वो क्या है, सबसे पहले हमने बात की सममिति तल की। किसी वस्तु का ऐसा काल्पनिक तल जिस पर उस वस्तु को काटने से वह दो समान बराबर भागों में बांट जाए और ये दोनों भाग उसके दर्पण प्रतिबिंब हों तो उसे हम क्या कहते हैं, सममिति तल कहते हैं। उसके बाद हमने सममिति अक्ष के बारे में बात की। सममिति अक्ष द्विगुणित भी हो सकता है, सममिति अक्ष त्रिगुणित भी हो सकता है, सममिति अक्ष चतुर्गुणित भी हो सकता है। जैसे घन के लिए बात करें तो घन में 3 तो होते हैं द्विगुणित सममिति अक्ष, 4 होते हैं चतुर्गुणित सममिति अक्ष और 6 इसके अंदर जो होते हैं वो होते हैं जो षटगुणित प्रकार के जो सममिति अक्ष हैं वो इस प्रकार से 6 इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। चतुर्गुणित भी होता है और इसके अलावा इसके अंदर द्विगुणित भी होता है, त्रिगुणित भी होता है, चतुर्गुणित भी होता है। द्विगुणित होते हैं 3, त्रिगुणित होते हैं 4 और चतुर्गुणित होते हैं 6। तो टोटल 3, 4, 6 टोटल कितने हो गए, 13। अक्ष क्या है, वह केंद्र या वह रेखा जिस पर किसी वस्तु को घुमाने से वह एक पूरा चक्कर पूर्ण करने के दौरान कम से कम एक से अधिक बार अपनी संरचना को दोहराती है, अपनी संरचना की पुनरावृत्ति करती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अक्ष, उसे हम कहते हैं सममिति का अक्ष। अलग अलग प्रकार के अक्ष होते हैं। अगर कोई वस्तु दोहराते समय 2 बार अपनी संरचना की पुनरावृत्ति करती है तो उसे द्विगुणित या 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अगर कोई वस्तु 3 बार करती है तो उसे 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अलग अलग प्रकार के इनके मान होते हैं, 180 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरीके से अलग अलग प्रकार के इसके मान होते हैं। और षटकोणीय में षटकोणीय तल पाए जाते हैं तो इसका मतलब उसका जो मान होगा वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सममिति अक्ष क्या है, सममिति अक्ष वह रेखा है, वह काल्पनिक केंद्र है जिस पर घुमाने से जो वस्तु होती है वो एक से अधिक बार अपना जो स्वरूप है उसको पुनः प्राप्त करती है। उसके बाद में हमने क्या बात की, उसके बाद हमने बात की सममिति केंद्र के बारे में। किसी भी वस्तु के, किसी भी पदार्थ के बीच में पाया जाने वाला वह काल्पनिक बिंदु जिससे रेखा खींचने पर वह आमने सामने के समान बिंदुओं को टच करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सममिति केंद्र। ठीक है। सममिति केंद्र हो गया यहाँ पर। तो अब ये ध्यान रखना है कि सममिति केंद्र घन में केवल एक ही हो सकता है और किसी क्रिस्टल में भी एक ही हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुल प्रकार कितने सममिति तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक सममिति तल पाए जाते हैं घन के अंदर, टोटल 9, 3 और 6। 3 होते हैं जो 90 डिग्री एंगल के होते हैं और 6 जो होते हैं वो जो विकिरण होते हैं टोटल। उसके बाद में सममिति अक्ष पाए जाते हैं 13, जिनमें से 3 होते हैं द्विगुणित, 4 होते हैं त्रिगुणित और 6 होते हैं चतुर्गुणित। उसके बाद में सममिति केंद्र पाया जाता है 1। तो 9, 13 और 1 टोटल कितने हो गए, 23। इस प्रकार क्रिस्टल में 3 प्रकार के सममिति तत्व होंगे और उनकी संख्या अलग अलग प्रकार से हो सकती है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि किसी क्रिस्टल में केवल 3 ही प्रकार के सममिति के तत्व होते हैं। या उसके अंदर सममिति तल होगा, उसके अंदर सममिति केंद्र होगा, उसके अंदर सममिति अक्ष होगा। तीनों भी हो सकते हैं, तीनों में से कोई 1, 2 या 3 भी हो सकते हैं। तो हम इसके बारे में हमको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस बात यह है कि यही 3 सममिति के तल होते हैं, सममिति के तत्व होते हैं।
नेक्स्ट देखिए हम बात करेंगे किसी FC हेसल ने 1830 में सैद्धांतिक रूप से जो क्रिस्टलों में 32 प्रकार की समिति होती है इसके बारे में उसने बताया। उन्हें 32 बिंदु समूह या 32 समुदाय कहते हैं। अब ये पॉइंट ग्रुप्स होते हैं, पॉइंट ग्रुप्स 32 हैं, हेसल ने बताए थे। और इस पे ग्रुप थ्योरी आती है जो किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की जो संरचना है उसको प्रदर्शित करने के काम रहती है। इन 32 समूहों को ध्यान में रखते हुए समान अक्ष तथा उनके मध्य के समान कोण वाले क्रिस्टलों के वर्ग को मानकर 7 प्रकार के क्रिस्टल जालकों में इसका वर्गीकरण किया जाता है, जिसे 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय कहते हैं। घनिया हो गया, षटकोणीय हो गया, लंबकोणीय हो गया, इस प्रकार से 7 इसके जो होते हैं समुदाय होते हैं। द्विसमलंबाक्ष हो गया, तो ये सारे के सारे ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिक, ये सब के सब जो होते हैं इसके प्रकार होते हैं, तो उसको हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हम बात करते हैं एक्स किरण विवर्तन, जिससे हम ब्रैग समीकरण को वितरित करते हैं, और ये क्रिस्टल की सबसे महत्वपूर्ण समीकरण होती है। हम देखो क्रिस्टल के तल जो होते हैं, देखो ये एक तल है क्रिस्टल का और ये नीचे वाला तल है, 2 तल है। इन तल के बीच की जो दूरी है इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमें ब्रैग समीकरण की जरूरत होती है। एक्स किरणों की सहायता से क्रिस्टलों की आंतरिक संरचना के बारे में ज्ञात किया जा सकता है। एक्स किरणें प्रकाश और ध्वनि की भांति तरंग गति से चलने वाली किरणें होती हैं, जिनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, 10⁻⁸ के क्रम में। किसी क्रिस्टल की सतह एक्स किरणों के प्रति बिल्कुल ऐसा व्यवहार करती है जैसे कि समतल दर्पण। जैसे समतल दर्पण पर कोई प्रकाश पड़ता है, जो मिरर होता है उस पर कोई प्रकाश पड़ता है तो वो लौटकर पुनः हमारे पास आ जाता है, ठीक है। इसी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो इसी प्रकार से जो ये क्रिस्टल की सतह होती है ये भी क्या करती है, ये भी जब इन पर कोई प्रकाश पड़ता है तो लौटकर वापस मुड़ जाता है। परावर्तन इसमें जो एक प्रकार की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा ये बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद है ब्रैग समीकरण। WL ब्रैग और WH ब्रैग ने 1912 में क्रिस्टलों द्वारा एक्स किरण के वर्तन का सरल स्पष्टीकरण दिया। इनके अनुसार जब किसी क्रिस्टल पर एक्स किरणों का पुंज टकराता है तो उसका प्रत्येक परमाणु उसी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकीर्णित प्रकाश के स्रोत के रूप में कार्य करता है। मतलब जैसे ही टकराएगा तो उसमें प्रकीर्णन होने लग जाएगा। मतलब वेवलेंथ नहीं बदलती, जो वेवलेंथ यहाँ पर आई है वही वेवलेंथ यहाँ से बाहर की तरफ जाएगी, केवल उसका एंगल हो जाएगा, स्रोत के रूप में कार्य करता है। उन्होंने एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य और चालक तलों के बीच की दूरी में एक संबंध स्थापित किया। अब ये जो एक्स किरणें आ रही हैं इनकी वेवलेंथ लैम्डा और इन चालक तल जो है इनके बीच की दूरी के बीच में एक संबंध स्थापित किया, जैसे ब्रैग समीकरण कहते हैं। क्योंकि क्रिस्टलों में परमाणु एक क्रमबद्ध अवस्था में रहते हैं, फिक्स अवस्था के अंदर रहते हैं, तो अगर एक तल का अपने को ज्ञात कर लें तो सभी तलों का अपने ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे परमाणु तो फिक्स हैं। जो इस तल के बीच में दूरी होगी वही इस तल के बीच में दूरी होगी और वही इस तल के बीच में दूरी होगी, तो इस वजह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो किस प्रकार से इसको ज्ञात किया गया उसके बारे में हम बात करते हैं। माना कि AA, BB, CC आदि समान दूरी पर क्रिस्टल जालक है अथवा ब्रैग तल बोलते हैं और इनके बीच की दूरी को D मान लिया गया। माना कि लैम्डा तरंग दैर्ध्य की एक्स किरणों का पुंज P तल AA पर बिंदु Q पर तथा तल B पर बिंदु R पर टकराता है और परावर्तित होकर क्रमशः Q व R की दिशा में चला जाता है, ठीक है। तो पहले यहां पर देखो, पहले तो इसको समझो। देखो यहां पर क्या है, यहां पर टकरा गया R पर, ठीक है, R डैश हो गया एक, और Q से Q डैश की तरफ चला गया। इनके बीच की दूरी क्या है, D, और ये पुंज कहां टकरा रहा है, R पर, तो यहां से यहां पर ये आ जाएगा, ये थीटा एंगल होगा, ये भी थीटा एंगल होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, परावर्तित होकर Q डैश और QR की दिशा में चला जाता है। Q डैश तथा R डैश एक दूसरे के समांतर है, वो हमने देखा इस तरीके से जा रही है दोनों। अतः PRP तथा PQ और परावर्तित कोण QQA तथा RRP एक दूसरे के समान होंगे। मतलब उसने ये कहा कि ये जो किरणें हैं, ये किरणें ये एक दूसरे के समांतर है। मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये और ये सारे के सारे जो PQA एंगल है, या हम बात करें PQQ एंगल है, ये दोनों एक दूसरे के समान होंगे। और यहाँ पर PRR एंगल जो है और उसके अलावा PRB एंगल जो है एक दूसरे के समान होंगे, ठीक है। तो ये इसके समान होगा और इसके भी समान होगा और ये इसके भी समान होगा। तो ये सारे के सारे जो कोण हैं वो भी एक दूसरे के समान होंगे। माना इस कोण का मान हमने थीटा मान लिया। अब यदि OR दोनों तलों पर लंब हो और X और Y दोनों परावर्तित किरणों पर लंब हो, तब दोनों परावर्तित किरणों QQ तथा RR के पथ का अंतर क्या होगा, QR किसके बराबर होगा, QRY माइनस QX के, ठीक है। यहाँ पर देखो QR बराबर किसके है, देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ये ज्ञात करना है Q और R, ठीक है, Q और R ज्ञात करना है। तो QR किसके बराबर हो जाएगा, QRY, मतलब यहां से ये क्या है, ये QRY है, यहां पर ये आ रहा है ना, ये Y, ठीक है, QRY, और उसके अलावा
आर वाई, इनमें से माइनस कर देंगे तो क्यू आर आ जाएगा, क्यू आर वाई माइनस आर वाई, तो ये माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू आर आ जाएगा, ठीक है, क्यू एक्स। तो क्यू एक्स बराबर क्यू एन के होता है, तो पथांतर क्या हो जाएगा, क्यू आर वाई माइनस क्यू एन बराबर एन आर वाई बराबर 2 आर वाई। तो आर वाई किसके बराबर है, आर वाई होता है डी साइन थीटा के, पथांतर डी साइन थीटा के हो जाएगा। तो पथांतर अब ये कि 2 आर वाई किसके बराबर हो जाएगा, पथांतर किसके बराबर हो जाएगा, 2 लग जाएगा, 2 डी साइन थीटा। यदि पथांतर कौन से त्रिभुज से, त्रिभुज आर ओ वाई से, यदि पथांतर तरंग दैर्ध्य का गुणांक हो तो परावर्तित किरण का संपोषी व्यतिकरण होगा, अतः अधिक तीव्रता वाली जो कोई किरण होगी तो उसके लिए 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। तो ये इसकी समीकरण होती है ब्रैग की, सिंपल सी इसकी समीकरण है। यहाँ n क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है, और इस समीकरण को ब्रैग की समीकरण कहते हैं और ब्रैग के नियम को दर्शाती है। sin थीटा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता, मतलब एक मान होता है, 1 से अधिक मान इसके नहीं होते, अतः उस स्थिति में दो तलों के बीच की दूरी को कम से कम n लैम्डा होना चाहिए। तो 2d मिनिमम किसके बराबर होगी, 2d मिनिमम किसके बराबर होगी, n लैम्डा के। तो हम ये कह सकते हैं d मिनिमम मतलब दूरी किसके बराबर होगी, n लैम्डा बाई 2 के बराबर होगी। इस प्रकार से हम d की गणना यहां से कर सकते हैं। यदि n बराबर 1 हो तो d मिनिमम किसके बराबर हो जाएगी, लैम्डा अपॉन 2 के। इस प्रकार किसी क्रिस्टल से एक्स किरण विवर्तन प्राप्त करने के लिए क्रिस्टल पर दो तलों या सतहों के मध्य की दूरी किसके बराबर होनी चाहिए, l अपॉन 2 के बराबर होनी चाहिए, l अपॉन उसकी वेवलेंथ की आधी के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसने एक एग्जांपल भी दिया है जिसको हम देखते हैं। देखिए उदाहरण है 5.8, एक्स किरणों का प्रथम कोटि परावर्तन किया। जो एक्स किरणें हैं इनका प्रथम कोटि परावर्तन NaCl के 200 ये हम कर चुके हैं वाइस मिलर के सूचकांक फलक से 5 डिग्री 9 इंच कोण पर होता है या 9 मिनट कोण पर होता है। यदि एक्स किरणों का वेवलेंथ 0.58 एंगस्ट्रॉम हो तो NaCl क्रिस्टल के 200 तलों के अंतराल का परिकलन कीजिए और साइन 5 डिग्री 9 मिनट्स की वैल्यू आपको दे रखी है 0.103। हल इसका क्या होगा, समीकरण होती है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। 2 की जगह पर 2 आ गया, d की जगह पर d आ गया, sin थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 0.103 बराबर n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, अगर नहीं दी तो 1 इसकी वैल्यू है, और लैम्डा की वैल्यू उसको हमको दे दी गई 0.58। तो इस सभी का मान रखेंगे तो d यहाँ पर हम कैसे ज्ञात कर लेंगे, d आ जाएगा 2.816 इंटू 10⁻⁸ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर भी इन्होंने ज्ञात कर रखा है, तो ये सब चीजें हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज जो हमने बात की थी वो बात की थी तीसरे नियम के बारे में। आज हमने बात की है जो हमारा क्रिस्टल है उसके तीसरे नियम के बारे में, और वो तीसरा नियम कौन सा होता है, वो होता है क्रिस्टल जालक की सममितता का नियम। सममितता का मतलब ये है, उसके नियम के अनुसार ये कहा जाता है कि किसी भी क्रिस्टल में, कोई भी अगर क्रिस्टल हो, उस क्रिस्टल में जो सभी तल जो होते हैं, सममिति के जो सभी चीजें होती हैं, सममिति के जो सभी तत्व होते हैं वो एक जैसे पाए जाते हैं। अर्थात एक ही क्रिस्टल, एक ही पदार्थ के, कोई भी एक पदार्थ हो, फॉर एग्जाम्पल NaCl है, कोई भी है, किसी भी एक पदार्थ के सभी क्रिस्टलों में, कोई एक पदार्थ था और उसके बहुत सारे क्रिस्टल हैं, किसी भी एक पदार्थ के सभी क्रिस्टलों में सममिति के तत्व एक जैसे पाए जाते हैं। सममिति के तत्व 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है सममिति का तल, एक होता है सममिति का अक्ष, एक होता है सममिति का केंद्र। सममिति का तल काल्पनिक, सममिति का अक्ष काल्पनिक, सममिति का केंद्र काल्पनिक। सममिति का तल जहां से काटने पर 2 बराबर भागों में बांटा जाए, सममिति का अक्ष जिसको घुमाने पर 1 से अधिक बार पुनरावृत्ति हो, और सममिति का केंद्र वह केंद्र जिसके आमने सामने के बिंदुओं पर एक जैसे कण पाए जाते हों, वो सममिति का केंद्र होता है। तो हमने इस प्रकार इसका जोड़ करके देखा कि जो घन होता है उसके अंदर 23 सममिति के तत्व पाए जाते हैं। एक और साइंटिस्ट है जिसने पॉइंट्स ग्रुप बताए हैं, 32 पॉइंट ग्रुप, और उसके आधार पर उसने 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम को बताया है। उसके बाद हमने बात की ब्रैग समीकरण के बारे में। ब्रैग समीकरण होती है n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा, जिसकी सहायता से हम d का मान ज्ञात कर सकते हैं। d क्या होता है, d दो तलों के बीच की दूरी होती है। एक बार हमने एक तल के बीच की दूरी ज्ञात कर ली तो जो भी हमारे पास क्रिस्टलीय प्रकार के यौगिक होते हैं, क्रिस्टलीय यौगिकों की एक खास विशेषता होती है कि सभी प्रकार के क्रिस्टलीय यौगिकों में जो कण होते हैं वो नियमित रूप से पाए जाते हैं। अर्थात d का मान जो हमें एक तल के लिए प्राप्त किया है उसको हम संपूर्ण पर लागू कर सकते हैं।
यहाँ पर साइन थीटा उसका वैल्यू आपको दी जाएगी। तो इस प्रकार से अभी तक हमने क्रिस्टल के अंदर उसके विभिन्न प्रकार के नियमों के बारे में बात कर ली, कौन कौन से उसके नियम होते हैं उन सभी के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। क्रिस्टल विज्ञान का जो नियम है वो 3 प्रकार के नियमों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। उसके बाद ब्रेग समीकरण के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब इसके 2 लेक्चर की और ये रह गई है और नेक्स्ट वीक में हम इसको कंप्लीट कर देंगे आपके सॉलिड स्टेट को, और उसके बाद हम किसी नेक्स्ट यूनिट के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक आप इन वीडियो को देखते रहें। कोई अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और साथ साथ आप हिंदी मीडियम के लिए पी भागचंदानी और इंग्लिश मीडियम के लिए CBH की बुक्स वगैरह जो है वो आप पढ़ सकते हैं, वो आपको अवेलेबल हो जाती हैं। तो उसको आप लगातार इसके साथ साथ आप अध्ययन करते रहें। लेकिन ध्यान रखिए BSc का सिलेबस सबसे पहले लेने के बाद में उसके बाद आप इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में आपके एक लेसन बिलियन दे रखा है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, वो फाइनल ईयर में आता है, यहाँ पर नहीं है। तो आपको वही करना है जो कि आपके सिलेबस के अंदर है। पी भागचंदानी की बुक में ऐसा मैं बता रहा हूँ, शायद और किसी बुक में भी होगा। तो आपको सबसे पहले उसको देखना है और उसी के बेस पर अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। धन्यवाद।